हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश की टेक्स्ट जो आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है मैथ्स का है, जैसे सिलेबस को प्रोसीड किया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए आपका एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो कमेंट से कुछ नहीं होता, कमेंट से हम बेसिकली पता लगता है कि आप क्या चाहते हैं और हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके काम का है भी या नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो शायद आपके काम का ना हो, या हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। तो ये कमेंट में आप लिख करके हमें बताइए, तो शायद हम उस चीज़ से आपके लिए कुछ कर पाएँ और उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ चीज़ें ले करके आ पाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इंग्लिश को कैटेगराइज करके लाया हूँ, पूरा होल इंग्लिश, जिस सेटअप में हम इस इंग्लिश को कवर करने वाले हैं पूरे तरीके से। तो आप देखेंगे इंग्लिश को जनरली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी आप देख रहे हैं लिटरेचर पोर्शन। अगर आप लिटरेचर पोर्शन की देखोगे तो लिटरेचर पोर्शन में आपका जैसे कि एक आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा चैप्टर पूछा ही जाता है, जिसे आप पैसेज कह लीजिए चाहे आरसी कह लीजिए, इससे सवाल आते ही आते हैं। इससे 4-5 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, एक पैसेज 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस इस प्रकार से रहते ही रहते हैं। और ये किसी ग्रामर सेटअप रूल्स पर आधारित नहीं होता। अगर आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, अगर आपने कोई भी, मैं ये आपको सजेस्ट भी करूँगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप आरसी को सुधारना चाहते हैं, आरसी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर करना चाहते हैं, तो आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोई एक बुक इंग्लिश की परचेज करिए। कोई एक अच्छे राइटर, जैसे सचिन तरूरा को देख लीजिए फॉर एग्जांपल, उनकी जो बुक आपको अच्छी लगती हो, रॉबिन शर्मा, आप उनकी जो बुक आपको अच्छी लगती हो, जिस प्रकार की बुक आपको अच्छी लगती हो, आप उसे पढ़ने की हैबिट डालें। कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप जरूर पढ़ें। देखो पहली चीज़ तो आपका आरसी मजबूत रहा, दूसरा किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। ये चीज़ जीवन में ध्यान रखिएगा, जितना आप किताबों के बीच अपना जीवन गुजारोगे ना, उतना ही आप आगे जाओगे। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सच्चाई है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा क्लोज टेस्ट। ये पहले एसएससी पूछा, अब ये ऑप्शनल है, कई एग्जामों में आता भी है, कई एग्जामों में नहीं भी आता, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको लगभग सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग परेशान रहते हैं, पूछते हैं सर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा भी, कुछ लोग लेके भी आ जाते हैं रीडिंग में, 2-3 पैसे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं और आपका विश्वास ऊपर बढ़ा देते हैं, लेकिन वो काम नहीं आता। ध्यान रखिएगा चीज़ें, अगर आप कौए को मोर बना के रिप्रेजेंट कर दोगे ना, जब इस दिन उसको नचवाने की बारी आएगी उसकी हकीकत सामने आ ही जाएगी। इसलिए आप जेन्युइन काम करके चलिए ना, जेन्युइन काम तभी होगा, उससे दोनों ही लाभ हो रहे हैं। तो क्यों ना एक किताब पढ़ ली जाए जीवन में, 24 घंटे हमको मिल रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। क्लोज टेस्ट जो कि ऑप्शनल होता है, किसी किसी एग्जाम में आता भी, कभी नहीं आता है। एसएससी में पहले पूछा जाता है क्लोज टेस्ट, उसी पे भी आदत, जब तक आप उसको समझोगे नहीं ना सेंटेंस को, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। उससे बाद तुक्केबाजी लड़ाना ही है, लॉजिक ही लड़ाना है। लेकिन कई बार लॉजिक्स काम आते हैं, कई बार नहीं आते हैं काम। जरूरी नहीं कि हर बार भाग्य आपका साथ दे। ऐसे राइटिंग आप देखेंगे जनरली, जैसे आप CAPF का एग्जाम दीजिए तो उसमें आपका जो सेकंड ऑर्डर डिस्क्रिप्टिव जो आता है, उसमें ऐसे राइटिंग आपको लिखनी पड़ती है। तो ऐसे भी ये भी आपका राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का आप मेंस लिखेंगे तो उसमें भी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी वॉकेब का होना जरूरी है। और अच्छी वॉकेब होने के लिए अच्छे स्पीकर को सुनना जरूरी है, अच्छे राइटर को पढ़ना जरूरी है, तभी आपके पास में एक सेट ऑफ वॉकेब डिजाइन होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा लोग, दोस्तों कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट का असर होता है, संगत का असर। कहते हैं ना कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी उस पर कोई असर नहीं आता, क्योंकि कमल की पत्तियां हाइड्रोफोबिक हैं। जरूरी नहीं कि आप भी हाइड्रोफोबिक हो, जो समाज में चल रहा है उससे आप बचा लें खुद को, संभव नहीं है हर एक के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में जैसे व्यक्ति को पढ़ते हैं उस हिसाब की सेटअप वॉकेब आपके दिमाग में डिजाइन होती है और वही आपकी राइटिंग में झलकती है। तो ये आपका पहला पोर्शन, जिसे मैं बोलता हूँ लिटरेचर पोर्शन। ये लिटरेचर पोर्शन का विषय है, ग्रामर का विषय नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम। ग्रामर में बात करें तो ग्रामर में सबसे पहले आप क्या है, ग्रामर बेसिक्स देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स आपके मजबूत होने बहुत जरूरी हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स पता हो, सेंटेंस का पार्ट्स पता हो, सेंटेंस के टाइप्स पता हो, आपको फ्रेज के बारे में पता हो, क्लॉज के बारे में पता हो, सेंटेंस के बारे में पता हो, इनके बेसिक डिफरेंस के बारे में पता हो। तो ये सारी चीज़ें ग्रामर बेसिक्स के अंदर हम कवर करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको इंडिविजुअली पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट आपका टेंस, ग्रामर बेसिक के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन आपका टेंस हम कवर करेंगे, ठीक है। देन आपका वॉइस रहता है, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप देखते हैं, नरेशन, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हुआ। उसके बाद क्वेश्चन टैग। देखो ये जितने भी देख रहे हैं ना, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। जरूरी नहीं कि वहाँ नरेशन लिख करके आए या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से फिल इन द ब्लैंक बन के आ जाए।
हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट लिख आ जाए, बन करके आ जाए। तो सारी सेट ऑफ नॉलेज जरूरी होती है। ये अपने एग्जाम का अपना एक एल्गोरिदम होता है पूछने का कि किस डिजाइन पे पूछना चाहता है। आप एनडीए को देखिए, सीडीएस को देखिए, सीडीएस ने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चन पूछे हैं सिर्फ इसी पे आधारित कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन सिर्फ पहचान से ही, एक वर्ड दे रखा उसके नीचे अंडरलाइन या बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, बोल रखा है, बताओ ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में भी देखने को मिले हैं और बाकी में भी आते ही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि नॉलेज बेस वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन टैग हुआ, कंडीशनल सेंटेंसेस हुए, ट्रांसफॉर्मेशन हुए, है ना, सिंथेसिस हुआ, एनालिसिस हुए, इन्वर्जन हुआ, ये सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ग्रामर में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वोकेबलरी। देखो वोकेब भी आपका पैरेलल चलता ही चलता है, क्योंकि आप जहाँ भी एज अ क्लरिकल पोस्ट पे अगर आप जॉब करोगे तो आपको अच्छी वोकेब आनी चाहिए, क्योंकि वोकेब में जनरली क्या है, हम सिंप्लीफाइड वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ ना कह के थोड़े में अपनी बात को कहना चाहते हैं। जैसे इडियम फ्रेजेस आप देखिए, एक इडियम फ्रेज है जो 2 वाक्य का है, जो बहुत छोटे से 2 वर्ड का 3 वर्ड का मिलकर बना है, लेकिन अपनी बात को इंटरप्रेट करने में बहुत सहायक होता है। कई बार हम अल्टरनेट सिनोनिम्स का सहारा लेते हैं किसी बात को, वर्ड्स को बोलने के लिए, एंटोनिम्स का सहारा लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, जिसमें एक लाइन ना बोलकर सिर्फ एक वर्ड बोल दीजिए। तो इसलिए वोकेब आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रटिए, थोड़ा सा अगर आप दिलचस्प हैं इंग्लिश को सीखने के प्रति तो थोड़ी अपनी दिलचस्पी बढ़ा करके भी इस चीज़ को सीखिए दोस्तों। तो आपका एंटोनिम्स हुए, एंटोनिम्स आपको करने पड़ेंगे, सिनोनिम्स आपको करने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया आपको, ईडियम फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड भी आते हैं। ठीक है, जैसे बहुत फेमस रहते हैं ये एयरफोर्स के आप पेपर देखिए, नेवी के पेपर्स देखिए, इनमें मिसस्पेल्ड वर्ड पूछे जाते हैं। एनडीए सीडीएस तो नहीं पूछते हैं हालांकि, लेकिन इस बार एनडीए में भी होमोफोन्स आपको देखने को मिले, जो सिमिलर जो के वर्ब फॉर्म्स आपको देखती हैं देखने को मिलती हैं, वर्ब फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, एयरफोर्स नेवी में ज़्यादा रहती हैं। कलेक्टिव नाउन फॉर्म्स यही देखने को मिले हैं, इनसे भी क्वेश्चंस मिले हैं। नाउन टू एडजेक्टिव फॉर्म्स, एडजेक्टिव टू नाउन फॉर्म्स, नाउन टू यानी कॉमन नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कन्वर्जन भी देखने को मिलते हैं। और इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी समझ होनी जरूरी है। चौथा पोर्शन जिसे हम कहते हैं फनेटिक्स। फनेटिक्स में आपका क्या होता है, आपका असेंट देखा जाता है जनरली। ठीक है, आपका असेंट यूके असेंट में आप बात कर रहे हैं या फिर आप यूएस असेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो असेंट आपका इस प्रकार से देखा है, ये आपका प्रोनाउंसिएशन विषय में आ जाता है। जनरली आपका 3 चीज़ों पर, एक तो लिटरेचर, ग्रामर और आपका वोकेबलरी। लिटरेचर में आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको देखने मिलता है, चाहे छोटे छोटा एग्जाम देखिए जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें वहाँ देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे ऐसे राइटिंग भी आपका ऑप्शनल है, लेकिन आप जब भी एकेडमिक लेवल पर ऐसे राइटिंग आपको आईएएस में भी ऐसे राइटिंग है, सीएपीएफ में भी ऐसे राइटिंग है ना, एसएससी के एग्जाम्स में भी ऐसे राइटिंग आपको करनी पड़ती है। अगला ग्रामर। ग्रामर देखो आपको ये मजबूत करनी ही पड़ेगी, ये बैकबोन है, इंग्लिश का बैकबोन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से किसी एग्जाम में ऐसा भी कि 45% वोकेब है, 55% आपका ग्रामर है। ये वेटेज वेरी करता रहता है एग्जाम टू एग्जाम। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। वोकेबलरी में ये सारी वोकेब्स, और वोकेब्स कुछ तो ऐसी भी होती है जो आपको रटनी भी पड़ती है, कुछ समझनी भी पड़ती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो समझने वाली चीज़ें हैं वो लंबे समय को टिकती हैं। अगर आपने समझने वाली चीज़ें रटी और रटने वाली समझी तो हो सकता है आप अपना समय बर्बाद करें। तो मुझे उम्मीद है इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे, इसी पर हमारी वीडियोस आ रही होंगी। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। आप इस चीज़ को नोट कर लें, अपने नोटबुक में लिख लें और इस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके काम का रहा होगा, इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपके लिए आज मैंने एज आ इंट्रोडक्टरी समझ लीजिए वीडियो आपके लिए बनाई, जिसमें आपको इंग्लिश का एक ओवरव्यू आपको समझाया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ओके भैया।